नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची और यहीं से ही इंडिया गठबंधन की नींव भी पड़ी थी, लेकिन वो बिखर सी गई है। अब नीतीश भाजपा सरकार के सामने जातिगत जनगणना को लेकर बड़ा प्रश्न है। आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की राजनीतिक घटना पर इसका कितना और क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जातिगत जनगणना जिसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, नीतीश और बीजेपी की गले की फांस बन सकता है? क्या यादव वोटरों का लालू यादव के सम्मान में ध्रुवीकरण हो गया है? अखिलेश यादव कितनी प्रभावी भूमिका में होंगे और क्या कांग्रेस फिर से पुनर्जीवन की प्रक्रिया से गुजर रही है? कई ऐसे सवाल हैं जो इस समय सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी जितनी मजबूत हुई, उतनी ही बिहार में उसकी परेशानियां बढ़ भी गई हैं। जनता के नाराज होने की बात तो छोड़ दीजिए, साथी दलों की डिमांड पूरा करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। एनडीए अब 2019 वाली नहीं है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं को अगर बीजेपी शांत नहीं कर सकी तो नीतीश कुमार का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। बिहार में खेला जातियों पर झमेला में। तो बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा को मिली थी, पर इस बार सभी साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के 2 हिस्से यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस भी अब एनडीए के ही हिस्से हैं। जाहिर है कि सभी को सीट चाहिए। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने का सबसे अधिक विरोध और नाखुशी चिराग पासवान को ही है। नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के चलते उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात कर यह संदेश दे दिया है कि उनके कोटे की सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। एनडीए के बैनर तले भाजपा ने पासवान की पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दी थीं, जिसमें से पार्टी के 6 सांसद चुनाव जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पासवान की पार्टी को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी और 1 सीट की भरपाई रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर कर दी गई थी। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वो पिछले बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता कर साथ ले चलने का मकसद नहीं रह जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों को नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों का सीट काटे ये नामुमकिन सा होगा। नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के साथ नई पारी में काम करना मुश्किल सा हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव तक कोई दिक्कत नहीं लगती। हाँ, चुनाव के बाद जो इंडिया ब्लॉक के मुकाबले बीजेपी का साथ बेहतर भविष्य की अपेक्षा जरूर कर सकते हैं। नीतीश कुमार वक्त की नजाकत को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जरूरतों को भी वो अच्छी तरह से समझते हैं और जरूरत के हिसाब से ही फैसले लेते हैं। राजनीतिक गठबंधन का उनका हर फैसला वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। जिस तरह से नीतीश कुमार अभी लालू परिवार के खिलाफ नरम रुख अपनाए हुए हैं, साफ है वो वापसी का स्कोप बंद नहीं करना चाहते। लोकसभा चुनाव के बाद आरजेडी की भी हैसियत मालूम हो जाएगी। उधर राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार पर अपनी चुप्पी को तोड़ा है। राहुल ने कहा है कि नीतीश पर दबाव पड़ता है तो वो यू टर्न ले लेते हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी ने भी देखिए इस साल के होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची को जारी कर दिया और एक मैसेज दे दिया कि उनकी तरफ से ये नाम है। 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिसमें से डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की घोषणा की गई है। इन सबके बीच 24 में कितने बदलेंगे समीकरण, जातिगत जनगणना पर क्या होगा बीजेपी का स्टैंड और बिहार की राजनीति पर कितना पड़ेगा प्रभाव? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। बिहार में खेला जातियों पर झमेला में, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। ये जातीय जनगणना पूरे जाति के लोगों का सर्वेक्षण कराया गया। आर्थिक रूप से गरीबी रेखा के लोगों का किस जाति में कैसे हैं, इससे ये हुआ कि लोगों को नज़दीकी निचले स्तर से लोगों का विकास किया जाए। सबका सामने किसी भी जाति जनगणना का अर्थ ये नहीं है किसी खास जाति के लिए ही काम किया जाए। खास कर सभी जाति का, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, स्वर्ण वर्ग हो, पिछड़ी जाति हो, दलित वर्ग हो, ओबीसी हो, सभी जाति के लोगों का विकास ढंग से अच्छा से नियमित हो सके। और जो ऐसा इसलिए हुआ, ये जाति जनगणना बिहार में सफल इसलिए हुआ कि जो सरकार एनडीए की जब थी, नीतीश कुमार जी 17 साल तक
भाजपा में रहे तो वो 17 साल तक ये काम को नहीं कर सके, और 17 महीना के कार्यकाल में नीतीश जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने ये उन पर प्रेशर देके कराया। साथ ही रोजगार भी 5 लाख का दिया। जो ऐसा बोला जाता है और ऐसा पब्लिक के बीच में 2 दिन से ये कहा जा रहा है कि आपने किया, आप ही करोगे और आप ही के द्वारा हो सकता है। तो जातीय जनगणना हो या बेरोजगारी दूर करने की बात हो, सारा काम तेजस्वी जी ने 17 महीने के कार्यकाल में करके दिखाया। कांग्रेस का जो न्याय यात्रा है, वास्तव में जो ये बीजेपी का कुकर्म हो रहा है पूरे भारत देश में, वो उनको समाप्त करने के लिए, सभी को एक समान का काम करने के लिए राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, राहुल जी को अभी चाहिए था क्या कि वो अपनी पार्टी को बचाए। जिस तरह इंडिया गठबंधन का उन्होंने अनाउंस किया, अगर नीतीश जी को सही से संभाल पाते तो इंडिया गठबंधन एक कारगर भी होता, बट वो अपने गठबंधन के साथी को तो संभाल ही नहीं पाते हैं। अपने पार्टी के जो एमएलए और विधायक का एमपी होते हैं वो टूट टूट के जा रहे हैं और वो यात्रा पे निकल रहे हैं। राजनीति की अभी उनकी परख बहुत समय लगेगा। उनको नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार के तरह राजनीतिक बनने में उनको अभी बहुत सारी यात्राओं से गुजरना होगा। चलिए, तो बिहार में खेला हुआ है, जातियों पर झमेला है। देखिए है, क्योंकि निश्चित तौर पर सबसे बड़ा पॉइंट तो यही आता है कि जातिगत जनगणना पर क्या होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार की राजनीति में अब कितना उठापटक देखने को मिलेगी, कितना प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी भी एक अच्छा मास्टरमाइंड के तौर पर खेलती है। आज साथ में जरूर है, लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, एक चेहरा बीजेपी ने अपना वहां पर रख दिया है निश्चित तौर पर एज ए डिप्टी सीएम, और वो कहीं ना कहीं एक ताकत को बढ़ाने का काम तो करेंगे, और निश्चित तौर पर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम ये भी तो एक समझ सकते हैं चीजों को, क्योंकि ये राजनीति है। अच्छा, जिस तरह से थोड़ी सी नरमी है आरजेडी के प्रति अभी भी नीतीश जी की, वो ये भी बताती है कि कहीं ऐसा ना हो इस इलेक्शन के बाद जरूरत पड़ जाए वापसी की। और ये बात तो है ही, उनके लिए कहा जा रहा है कि समय की नज़ाकत को बहुत अच्छे से समझते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से ले जाते हैं। अब ये भी देखिए, राहुल गांधी ने इस पर एक मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि जहां थोड़ा सा प्रेशर आया, जहां चीज़ें इधर उधर दिखी, नीतीश जी जो है वो यू टर्न ले लेते हैं। तो बहुत सारा चीज़ों पर ठप्पा लग गया, लेकिन जो स्टैंड लिया था उन्होंने, जब तक वो जेडीयू के साथ थे, और उसके बाद खास तौर पर जातिगत जनगणना का, जिसका शुरू से बीजेपी विरोध कर रही थी, तो आज साथ में जाने के बाद इस पर क्या स्टैंड होगा, बिहार में वो कैसे इंप्लीमेंट होती रहेगी, और फिर दूसरे स्टेट्स में का, क्योंकि महागठबंधन तो इस चीज को लेकर चलता ही आया है। तो निश्चित तौर पर यह थोड़ा सा एक टफ टास्क कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश के आपसी सामंजस्य को लेकर जो चीजें हुई हैं, उसमें ये चीजें थोड़ी सी मुश्किल क्रिएट कर सकती हैं। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी अपनी क्या एक राय है। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जतिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए रामानंद मंडल हमारे साथ जुड़े हैं। रामानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सपा का पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार बिहार से हमारे साथ संतोष सहाय जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले गौरव जी आपसे ही। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी थोड़ी इको हो रही है। ठीक है गौरव जी, सबसे महत्वपूर्ण और पहला प्रश्न जिसको लेके सभी बड़े थोड़े से असमंजस में हैं, ये इंटरनल डिसीजन हो सकता है, अभी इस पर शायद कोई बातचीत ना भी हुई हो सकता है, लेकिन ये सवाल सबके जहन में आ रहा है कि बिहार से जिस गठबंधन की शुरुआत हुई थी, वो गठबंधन से जो मुख्य एक चेहरा थे नीतीश जी, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन यहीं से जातिगत जनगणना की वो शुरुआत कर चुके थे। बीजेपी कभी इसके पक्ष में नहीं रही थी, तो अब इसको आने वाली दूसरी जगह समय पर, क्योंकि इलेक्शन है, क्या इस चीज को रोक दिया जाएगा? इस चीज पर क्या स्टैंड होगा? तमाम लोग लगातार इस चर्चा में, जितने दिन से मैं बैठ रही हूं, वो यही कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर कभी कभी एनडीए से भी पूछ लिया जाए। इसके साथ साथ जातिगत जनगणना पर अब बीजेपी क्या करेगी, ये पूछ लिया जाए। इसलिए मैं इसी सवाल के साथ इस चर्चा को शुरू करूंगी। राखी जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, विपक्ष ने जातिगत जनगणना के मुद्दे का एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया था पूरे देश में, और तमाम प्रदेशों में इसकी मांग भी की थी। यद्यपि जनता में
ऐसी कोई मांग नहीं रही, ना कोई ऐसा विचार रहा, ना कभी चर्चा में भी ये रहा। मोटे तौर पर जातियों की जो प्रतिशत है वो परिलक्षित होता है, वो आंकड़ों में दिखता भी है सभी जगहों पर। परंतु विपक्ष ने इसको एजेंडा बनाया और कहीं ना कहीं जातियों में एक प्रकार से विद्रोह पैदा हो और इसके प्रति आसक्ति पैदा हो, ऐसा एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। और इस मुद्दे के बाद भी 5 राज्यों के चुनाव आए, परिणाम आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी, देखिए, किसी भी जातिगत जनगणना के आधार पर किसी के हक हिस्से या किसी के अधिकारों का हनन कर ले, उसके पक्ष में नहीं रही है। जैसे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही है, सरकार में रही है, और कहीं न कहीं जो अधिकार होता है अन्य जातियों का, वो एक जाति तक आकर के सीमित हो जाता है या एक कम्युनिटी तक आकर के सीमित हो जाता है और एक खुली लूट हो जाती है। और वही कहीं ना कहीं बिहार में भी राजद के साथ वो चीज देखने को मिलता है। तो कभी भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के पक्षधर भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है। और रही सीट शेयरिंग की जहां तक बात है, तो राजद के एनडीए के साथ ही हम चुनाव में गए थे नीतीश कुमार जी के साथ, और जो मैंडेट मिला था, जो बहुमत मिला था, यद्यपि नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता और वोट ऑफ परसेंटेज लगातार नीचे जा रहा था, बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की जो गठबंधन है, उनको पूरा सम्मान देते हुए, उनको ही क्यों, किसी भी राज्य में अगर आप देखेंगे तो कोई भी हमारा गठबंधन साथी है तो उसको सदैव उसका संपूर्ण सम्मान करते हुए, उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए सरकार में उसको स्थान मिला है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो। तो मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अनड्यू बार्गेनिंग नहीं होगा और उसको बहुत सहजता से निपटा लिया जाएगा, उसको पूरा कर लिया जाएगा। और बिहार की राजनीति की जहां तक बात है, राम मंदिर बनने के बाद जिस तरीके का माहौल दिख रहा है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके का वातावरण दिख रहा है, अपने आप ही जो द्रोही है, जो धर्म और संस्कृति के द्रोही हैं, उसको जनता खुद नहीं चाहती कि वो शासन में आए। इसलिए जो सकारात्मक राजनीति की सोच रखते हैं, विकास की सोच रखते हैं, भारत के साथ न्याय करना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। और वहीं लामबंद होता हुआ विपक्ष अपने पूर्णता को प्राप्त करने से पहले ही पूरी तरह से बिखर गया। उसी प्रकार जैसे लड्डू में हजारों मोती होते हैं और बिखर जाते हैं पटकने के बाद, तो वही अपने से आपस में सिर्फ फुटबॉल रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में आग उगल रही है। टीएमसी की नेता ममता जी, बिहार में आपने देखा पूरा छिन्न भिन्न हो गया। और आज तो बिहार में इनको नारे भी सुनने पड़े राहुल गांधी जी को, राम के, जय श्री राम के नारों से उनका स्वागत हुआ है, तो जिससे वो नफरत करते रहे हमेशा। तो मुझे लगता है कि जनता का मन बहुत साफ है और स्पष्ट है, और इस पल्स को समझने की आवश्यकता है। इन्हें अपने नैरेटिव को बदलना पड़ेगा। चलिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मैडम। संजय जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है, देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर क्या आपको लगता है कि इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नजर आएगी, या नीतीश जी ने जो कह दिया तो अब वो बीजेपी के साथ है तो इस चीज को कर पाएंगे? क्योंकि ये ना बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण वाला सवाल है कि उसको कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे। क्योंकि अब क्या बीजेपी कह देगी कि वो इसके पक्ष में है, या फिर वो कह देगी कि यदि हम नहीं हैं तो फिर बिहार में कैसे चल पाएगा? हो तो गया है वहां से, तो इसकी शुरुआत हो गई है। दूसरी चीज, जहां तक आरजेडी की बात है, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा एक प्रभाव इस इलेक्शन में, लोकसभा में आरजेडी को एक मौका मिलेगा? क्योंकि अब वो साथ नहीं रहा, अब अलग का साथ है, अब नीतीश जी नहीं है। देखिए, जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, जातीय गणना का सवाल है, ये नीतीश जी की सिर्फ मांग नहीं थी। ये मांग सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने और तेजस्वी यादव जी ने इसे आगे बढ़ाया था। जिस समय ये आगे बढ़ाया गया था आरजेडी के द्वारा, उस समय भी पहले नीतीश जी बीजेपी के साथ थे। आपको याद होगा कि बिहार के सदन में एक मीटिंग हुई थी इसी तेजस्वी यादव जी के प्रस्ताव पर। नीतीश जी जिसमें बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री थे, उस समय तेजस्वी जी के इस मांग पर बिहार विधानसभा में एक मीटिंग हुई थी सर्वदलीय जातीय गणना को लेकर के। तो ये जातीय गणना का जो एजेंडा है, ये आरजेडी के द्वारा बढ़ाया हुआ एजेंडा है। भले ही आज नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए, बीजेपी तो जातीय गणना के विरोध में पहले भी थी, आज भी है, और नीतीश जी हमारे तेजस्वी जी के दबाव में इस एजेंडा को एक्सेप्ट किए थे, और आज नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए। तो नीतीश जी का बीजेपी के साथ चले जाने के बाद भी हमारा जातीय गणना का एजेंडा वो
जारी रहेगा। और इस जातीय गणना के एजेंडे को तो अब तो हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी भी अपना चुके हैं। राहुल गांधी भी अब इस अपने मांगों में जोर शोर से पूरे देश में जातीय गणना कराने की मांग कर रहे हैं। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कराने की मांग कर रहे हैं, वहां कराने की घोषणा कर चुके हैं। तो इसलिए जातीय गणना के मुद्दे को बीजेपी दबा नहीं पाएगी। नीतीश जी उधर चले गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जातीय गणना के इश्यू पर। अच्छा, एक बात और है संजय जी, राहुल गांधी ने बड़ी चुप्पी तोड़ी, मतलब अभी तक तो कुछ ऐसा बहुत खुलकर नहीं कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि नीतीश जी पर जब थोड़ा सा प्रेशर आता है, दबाव आता है, वो यू टर्न ले लेते हैं। तो वो एक बार, मतलब ये यू टर्न पहली बार का तो मुझे दिखा नहीं, वो ऐसे यू करते 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 कैसे ऐसे गोला बन जाता है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि एक यू टर्न और हो जाएगा इस 24 के बाद और वो उधर ही की तरफ आएगा? देखिए, नीतीश कुमार जी, राहुल जी ने जो आज अपने बिहार में जब न्याय यात्रा प्रवेश की है, तो राहुल जी ने जो नीतीश जी के संदर्भ में अपनी बातें कही है वो पूरी तरह सही है। नीतीश जी दबाव में बिखर जाते हैं। नीतीश जी को इतनी साहस नहीं है कि वो दबाव झेल सके। नीतीश जी हमेशा सुविधा की राजनीति करते आ रहे हैं और आगे भी ये सुविधा की राजनीति करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। यही वजह है कि नीतीश कुमार जी बिहार ही नहीं, अब राष्ट्रीय पलटू राम के खिताब से मतलब सुशोभित कर दिए गए हैं तमाम महागठबंधन के नेताओं के द्वारा। ये गौरव जी, ये आपके लिए एक मैसेज है कि 24 के बाद थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, या अभी से भी रख लीजिए, क्योंकि इलेक्शन में टाइम है, कोई भरोसा नहीं है। और संजय जी की मुस्कुराहट बता रही है कि वो, उनका कोई भरोसा नहीं है। नीतीश जी बहुत फेमस है इसके लिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था कि नीतीश जी हमेशा सुविधा की राजनीति को पसंद किए हैं। और अभी हाल के दिनों में नीतीश जी के जो यू टर्न के मामले हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के ललन सिंह जब थे तो उसके करीबी ठेकेदार के यहाँ ईडी का रेड हुआ। नीतीश जी के कोटे से जो बिहार के वित्त मंत्री थे विजय कुमार चौधरी जी, उसके साले के यहाँ ईडी का रेड हुआ। और जदयू से जो एमएलसी थे राधा चरण सेठ जी, उसके यहाँ ईडी का रेड हुआ। इन तीनों ईडी के रेड से बीजेपी ने नीतीश के गर्दन तक हाथ पहुंचाने का काम किया और नीतीश जी को यह समझाने की कोशिश की गई कि अगर अभी भी आप नहीं बदले, हमारे साथ नहीं आते हैं, तो अब आपकी बारी आपके यहाँ है। और नीतीश जी इतने डरपोक नेता हैं, ये लालू प्रसाद यादव जी के जैसे जिगर वाले नेता नहीं है कि जो मरना पसंद करते हैं, लड़ना पसंद करते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। तो नीतीश जी जो है झुकने के उस्ताद हैं। इसे जहां दबाव मिलेगा ये झुक जाएंगे, कहेंगे जय श्री राम, हे माय बाप। ये नीतीश जी की शैली रही है। नहीं तो उनका मूड खराब हो गया, उनका मूड खराब हो गया तो वो वापस छोड़ के भी आ जाते हैं। फिर वो इस शैली के भी हैं, फिर वो नहीं देखते कि कौन आगे कौन पीछे। मैंने तो बस गौरव जी के लिए ये बात कही थी। गौरव जी, ये एक मैसेज है आपके लिए भी कि थोड़ा सा बी अलर्ट मैं ये बोलूंगी। ये यू टर्न का घेरा बड़ा खतरे का घेरा दिख रहा है मुझे। आप सही कह रही हैं। आपका असेसमेंट नीतीश जी के बारे में बिल्कुल सही है। ये ऐसा करने की गौरव जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट संजय जी, गौरव जी से मेरी बात है। हाँ, कम से कम अपनी सुरक्षा के लिए और जिस मुद्दों को लेकर के, जिनके साथ लेकर के जनादेश मिला था, वापस उसी जनादेश के साथ न्याय उन्होंने किया है। उससे क्या पीड़ा इनको हो सकती है? कम से कम सजा याफ्ता तो नहीं है, भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। जिन मूल्यों की राजनीति उन्होंने किया है, उन्हीं मूल्यों के लिए आज वो एनडीए के साथ आए हैं। तो मुझे लगता है इसका स्वागत करना चाहिए। और पीड़ा इनकी स्वाभाविक है, इनकी पीड़ा स्वाभाविक है। ठीक है, चलिए। हमें कोई पीड़ा नहीं है। नीतीश जी जहां जाना चाहे जाएं, हमें कोई पीड़ा नहीं है। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो आपको पीड़ा इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी वो आपके प्रति जो है बड़े सख्त नहीं है। अभी वो नरम स्वभाव में, अभी वो उस तरह से बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं भी सद्भावना के मूड में ही ये बात कर रहा हूँ कि नीतीश जी को जहाँ जाना था चले गए। और रहा भ्रष्टाचार की बात, तो जितने बड़े देश के भ्रष्टाचारी थे वो आज भाजपा के साथ। ठीक है, चलिए। परिवारवाद की आरोप लगाने वाले संजय जी, मैं बीच में रोकूंगी। ठीक है, वापस आते इस चर्चा को जारी रखेंगे। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हैं जी। ठीक है, रामानंद जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? रामानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, रामानंद जी। रामानंद जी, बड़ा देर से अभी संजय जी भी कह रहे थे कि वो वैसे लीडर नहीं है, मतलब लालू जी जैसे लीडर नहीं है।
अब ठीक है वो जैसे भी लीडर हैं लेकिन वो बड़ी नज़ाकत को समझ के काम तो कर जाते हैं, लेकिन कई सारे सवाल हैं। देखिए ये जेडीयू के लिए भी एक मंथन का विषय है, जैसे बीजेपी के लिए है कि अब नीतीश जी हैं लेकिन जातिगत जनगणना पर क्या करना है, ये निश्चित तौर पर एक सवाल है। थोड़ा सा पिक फास की तरह चुप भी रहा होगा कि अब करे तो करे क्या। दूसरी चीज ये भी है कि यदि ये जो बार बार यू टर्न वाले जो गठबंधन के लोग कह देते हैं तो ये निश्चित तौर पर ऐसा तो नहीं है कि वापस फिर से वो पाले को बदल दिया जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सम्राट चौधरी को जिस तरीके से एक डिप्टी सीएम बनाया गया है, बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक अपनी ताकत बढ़ाने की पूरी कोशिश की है बिहार की राजनीति में। अभी भले एक हैं तो हो सकता है मेरी बातें अच्छी ना लग रही हों, लेकिन राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि मैं बहुत सारे पॉलिटिकल उसमें इश्यूज में बैठती हूँ, मुझे लगता है ये इस राजनीति को समझते समझते थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए ये तो राजनीतिक में आप जानते हैं कि लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति था अभी बिहार का, हेलो, हाँ बोलिए रामानंद जी। हाँ, जो परिस्थिति था उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे थे, उनका एक ही चीज है कि काम में वो कोई समझौता नहीं करते हैं। जातीय जनगणना आधारित जो कार्य माने जनगणना हुआ, इसके लिए उस टाइम सबके विरोध कर करके और करवाए। जो आज जो पिछड़ा की जो संख्या है, कहीं न कहीं इसमें बाधा हो रहा था और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे की चीज को जो बोलना है बोले। अब रही गठबंधन हुआ हम लोग का बीजेपी के साथ, अब सम्राट चौधरी जी के उप मुख्यमंत्री बनाए, ये उनका पार्टी का मामला है, उनका पार्टी का मामला है, तो उसमें हम लोग को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे जो नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो काम के प्रति भरोसा और विश्वास रखते हैं। अगर काम में कहीं रुकावट होती है तो उससे समझौता नहीं करते हैं। और रही बदलने की बात, कहीं कहीं दिक्कत हो रही थी तो ऊपर वाले लोग जाने, लेकिन जहां तक हम लोग को भी पता है, हम लोग भी कार्यकर्ता है, आज से 2 बार चुनाव में लड़े हैं, तो लेकिन इस तरह की कई कई घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते आज हम लोग को बीजेपी के साथ समझौता करना पड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को। जतिन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार। जतिन जी, आज राहुल गांधी कह रहे थे, मतलब बिहार में तो एक पहले ये कहा जा रहा था कि जब ये न्याय यात्रा पहुंची तो यदि नीतीश जी साथ में बने होते तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलता, लेकिन अभी तो अब ये हो गया है कि ये कहा जा रहा है कि वो कब यू टर्न ले लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं रहता। राहुल गांधी कह रहे थे, लेकिन अब इस गठबंधन को और इन तमाम चीज़ों को मैं कहाँ देखूँ, कितनी स्पीड से देखूँ और यहाँ की राजनीति को कैसे देखेंगे, क्योंकि इलेक्शन लगा हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण है कि लगातार जो जेडीयू है, मैं इस चर्चा में लगातार रोज़ बैठ रही हूँ और कल तक मुझे जेडीयू से जो जुड़े थे एक प्रवक्ता, उन्होंने मुझे ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो गुलामी करवाती है, राहुल जी अपनी अपनी चलाते हैं, इसलिए गुस्सा आया नीतीश जी को और उनसे सहन नहीं होती गलत चीजें। नमस्कार राजीव जी, सबसे पहले आपको और सारे पैनलिस्टों को मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। लेकिन आज की जो इनकी नीतियां हैं, जो नीतीश कुमार जी की, वो नीति है कि जी वचन चले जाए पर सत्ता ना जाए। तो देखिए, ये शुरू से ही पलटू राम रहे हैं, तो हमें पहले से हमें निश्चित था कि ये छोड़ के जाएंगे, क्योंकि जो हम संयोजक की इनको पद के उम्मीदवार हम इनको दे रहे थे, तो ये इनका जो सपना था वो प्रधानमंत्री बनने का था। और दूसरा, जो बड़े भाई भाजपा के जो आज प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आज अब भाजपा सरकार है, सत्ता में है, तो इतने तो गिरगिट भी जो रंग नहीं बदलती जितने नीतीश कुमार जी बदल चुके हैं, तो इनको जरा गिरगिट रतन का पुरस्कार आजकल दिलवा दें प्लीज, मैं आपसे कहना चाहूंगा। क्योंकि थूक के चाटने वाली जो आदत है वो भाजपा में उतनी है जितनी आपकी जेडीयू में है। तो और रही बात आपकी न्याय यात्रा की जो राहुल गांधी जी ने स्टार्ट करी है, देखिए राहुल गांधी जी का शुरू से ये उद्देश्य था कि सबको साथ लाना, इंडिया गठबंधन साथ लेके आना, जिससे जो 10 साल में अन्याय काल जो चल रहा है मोदी के राज में, उस अन्याय काल को खत्म करना और न्याय को जोड़ना, यही उनका उद्देश्य था। ठीक है, चलिए रविंद्र जी, समाजवादी पार्टी कितनी प्रभावित नजर आएगी या उसका कितना प्रभाव, दोनों तरफ से बात कर रही हूँ, या तो प्रभावित होंगे
या फिर एक प्रभाव के रूप में अच्छे दिखेंगे? क्योंकि निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में और इस गठबंधन को यदि मैं देखूं, और आज तो एक बड़ी चीज हो गई, लोकसभा के लिए 16 जो प्रत्याशी हैं, जो चेहरे हैं, वो भी डिक्लेयर कर दिए हैं सपा ने। तो मुझे तो लगता है ये जिस तरह से काम समाजवादी पार्टी का चल रहा है, वो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ भी अखिलेश जी चल रहे हैं। लेकिन ये बात सच है कि जब गठबंधन के साथ चल रहे हैं, सीट शेयरिंग की बात बार बार निकल कर आती है, वहां पर उनका स्टैंड भी अपना क्लियर है। तो कितनी मजबूती के साथ इसको निकाल कर लेकर जाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, हम लोग का समाजवादियों का जो इतिहास है वो गठबंधन आधारित ही है। 67 का चुनाव हम लोग लड़े थे, गठबंधन आधारित था, और भारतीय जनता पार्टी उस समय भारतीय जनसंघ के रूप में हमारे साथ में थी। 1969 में हम चौधरी चरण सिंह साहब मुख्यमंत्री बने थे, तब भी भारतीय जनसंघ हमारे साथ में थी। 1977 में भी हम गठबंधन बना के केंद्र सरकार में पहुंचे, 1989 में भी हम गठबंधन बना के केंद्र सरकार में पहुंचे। तो गठबंधन हमारा आधार है समाजवादियों का, हम उस आधार को मान के चलते हैं, इसी आधार पे हमारी सारी परिकल्पना है। देखिए, हमने आरजेडी से हमारा गठबंधन लगभग फाइनल हो गया, कांग्रेस से 11 सीटों पे सहमति बन गई है और आगे भी बातचीत जारी है। फिर हमारे गठबंधन में ही पल्लवी पटेल जी हैं और महान दल हैं, केशव देव मौर्य जी हैं, उनसे भी बात चल रही है। तो हम लगभग फाइनल के स्टेज में हैं। तो हम इसकी निश्चित रूप से हम जो मजबूत होकर उभरेंगे गठबंधन के रूप में। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जातीय जनगणना। तो जातीय जनगणना पे बड़ा बहस हो रहा है। जातीय जनगणना, पहली बात तो जो जातियां हैं ये संविधान सम्मत हैं, संविधान ने इनको मान्यता दी। दूसरा विषय है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं बनती हैं वो जाति आधारित बनती हैं। तो अगर जाति आधारित बनती हैं तो उनको गणना कर लिया जाए तो क्या दिक्कत है? तो संविधान में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 340 के अनुसार जातीय जनगणना की जा सकती है। तो एक बार आजादी से पहले हो चुकी है, 1931 में, एक बार कांग्रेस ने कराई थी 2011 में। तो अगर जातिगत जनगणना हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी को विरोध करने का क्या मतलब है? ये पहले भी विरोध कर चुके हैं जब मंडल कमीशन लागू हुआ था। तो जातीय जनगणना हर हालत में होके रहेगी और हम इसको पीडीए के रूप में लेके चल रहे हैं। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और अगड़े जो गरीब हैं, तो हम इसको लेके चल रहे हैं और इस आधार पे निश्चित रूप से 2024 में हम जीतेंगे। कांग्रेस भी इस पे सहमत है, हमारी सारी जितने गठबंधन की पार्टियां सभी इस बात पे सहमत हैं कि जातीय जनगणना कराया जाए। तो हमारा पहला काम होगा कि हम जातीय जनगणना ही कराएंगे। अच्छा, इसको बिहार में जाने से ठीक है। एक बात बताइए रविंद्र जी, बिहार की राजनीति को थोड़ा सा समझें। इस पूरे बदलाव के बाद में जिस तरीके से पूरा एक घटनाक्रम हुआ है, यहाँ पर देखिए पहले की बात अलग थी क्योंकि यहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी और गठबंधन की नींव रखने वाला चेहरा भी वही था। तो गठबंधन को तो चलिए छोड़ दीजिए, वो चले गए, लेकिन जातिगत जनगणना की बात बिहार से ही शुरू हो गई, यहीं से इंप्लीमेंट सबसे पहले हुआ। तो क्या ये यथावत बना रहेगा? क्योंकि आरजेडी ये कह रही है कि भाई ये तेजस्वी यादव जी ने ये तमाम चीजों को रखा था और सिर्फ नीतीश जी के नेतृत्व में इसको इंप्लीमेंट कराया गया था। तो निश्चित तौर पर आज यदि देखिए आरजेडी वही की वही है, लेकिन जो नीतीश जी हैं जिनके नेतृत्व में इंप्लीमेंट हुआ था वो बीजेपी के साथ है और बीजेपी इसको बिल्कुल पॉजिटिवली नहीं लेती है। तो बिहार में जो चीज हो गई है क्या उसको भी बदल देंगे? क्योंकि दूसरी जगह होगा नहीं होगा, ये तो फैसला बिल्कुल होल्ड होगा। देखिए, बिहार में तो एक कानून के रूप में आ चुका है, वहां 65% रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है। अगर इससे छेड़छाड़ कर भारतीय जनता पार्टी, तो वही होगा जो 1979 में हुआ था। अगर भारतीय जनता पार्टी जरा भी इस चीज को इससे छेड़ती है। रही बात हमारी गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से राष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सब क्षेत्रीय दल हैं आम आदमी पार्टी को छोड़ के। तो सभी लोग इस बात पे सहमत हैं। जब आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात से सहमत है तो प्रश्न नहीं लग सकता। एक बात जरूर है, नीतीश बाबू का जाने का हम लोगों को दुख है, क्योंकि वो भी मूल रूप से समाजवादी विचारधारा के थे। लेकिन अगर उनके इतिहास को उठा के देखें, जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गए तो उनका कैरियर ग्राफ खत्म हो गया। अगर आप देखेंगे 210 में तो 115 सीटें लेके आए थे 2010 में, 15 में चुनाव होता तो 71 सीट पे सिमट जाते हैं, 20 में चुनाव होता 43 सीट पे सिमट जाते हैं। ये नुकसान हुआ उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने पे। अब पूछे कि हमारे गठबंधन को क्या नुकसान होगा, तो हमें कुछ भी नहीं नुकसान होगा।
क्योंकि यही 39 सीट पाए थे तो वहां 41 सीट तो पा नहीं जाएंगे। इनके साथ समस्या क्या आ गई है कि वो 39 सीट तो इनकी है ही है, इनके साथ 3 पार्टी और आ गई है, HAM आ गई है और VIP आ गई है और रामविलास पासवान जी में एक फ्रैक्शन हो गया है। हमारे साथ क्या फायदा हुआ बिहार में कि हमको हाथ में थाली में रख के परोस दिया गया 16 सीट। अब इन 16 सीटों का जो निर्णय है वहां तेजस्वी यादव जी अब कांग्रेस कर लेगी मिलके, तो हमें तो फायदा ही हुआ इस निर्णय से, कुल हमको मिला के फायदा हुआ है। तो निश्चित रूप से अगर आप देखती हैं तो जहां जहां जनता दल यू का वोट परसेंटेज कम हो रहा था वहीं RJD का बढ़ता चला जा रहा था। RJD देखिए 2010 में 22 सीट पाई थी और 2015 में 80 सीट पे चली गई। तो जैसे जैसे जनता दल यू को बीजेपी घटा रही थी वैसे वैसे RJD और कांग्रेस बढ़ती चली जा रही थी। तो निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिलेगा अगर आप सीटों में उठा के देखते हैं तो। ठीक है। और रही बात जो भी काम वहां पर किया है तेजस्वी जी ने, उसको वहां की जनता नहीं नकार सकती है। और जो जातिगत गणना और जातिगत आरक्षण दिए गए हैं उनके साथ छेड़छाड़ करने का मतलब है आग से खेलना। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए संतोष जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? संतोष जी दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी कनेक्ट करें आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे से मुझे लगता है अपनी प्रतिक्रिया को रख पाएंगे। एक बार फिर से गौरव जी का रुख करूंगी। गौरव जी, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जो दी है, देखिए सबका अपना एक पक्ष है, सबके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, पार्टी को लेकर हो सकते हैं, देश की राजनीति को लेकर हो सकते हैं, बिहार की राजनीति को लेकर हो सकते हैं। लेकिन ये बात बीजेपी के लिए भी, जैसा मैंने पहले कहा था, निश्चित तौर पर जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, मैं थोड़ा सा जातिगत जनगणना से इस तरफ आ रही हूँ, क्योंकि वो तो एक बड़ा टास्क आपके लिए हो ही गया कि जातिगत जनगणना पर अब आगे क्या फैसला बीजेपी का होता है, क्या स्टैंड होता है, वो तो हो ही गया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण आया सीट शेयरिंग। जैसा कि अभी रविंद्र जी कह रहे थे कि हमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आपके साथ तो 3-3 लोग और जुड़े हैं, और यदि सबको ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को चाहिए तो फिर उन लोगों को आप नाराज नहीं कर सकते, आपको वो भी देखना है। तो निश्चित तौर पर यह बड़ा टास्क होगा बीजेपी के लिए। इसका जवाब दीजिएगा। एक बार फिर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, उनकी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं ले लूं। गौरव जी मेरे सवाल के साथ प्लीज रेडी रहिएगा। संतोष जी आवाज पहुंच रही है मेरी? जी संतोष जी, मुझे लग रहा है 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं देखिए आज की चर्चा के। बिहार में जो कुछ भी हुआ वो हम सबके सामने है, लेकिन इस जातिगत जनगणना पर बीजेपी का अब स्टैंड क्या होगा? एक तो ये जो आप वहां बिहार में नजदीक से देख पा रहे होंगे, बड़ा सवाल बड़ा जोर शोर से उठा हुआ इस वक्त। दूसरी चीज ये भी है सीट शेयरिंग, और भी लोग जुड़े हैं, उन्हें भी खुश रखना है, उनको आप नाखुश नहीं कर सकते। यदि नाखुश करेंगे तो बीजेपी को परेशानी आ सकती है, थोड़ा सा प्रेशर है। तीसरी चीज एक और महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को एक डिप्टी CM बनाया, ये निश्चित तौर पर देखिए गठबंधन में गए हैं, आप साथ में गए हैं, तो हो सकता है ये एक चेहरा उनका आना था। लेकिन क्या बीजेपी ने कहीं ना कहीं बिहार में अपना एक ताकत बढ़ाने की कोशिश की है, और हो सकता है उसके पीछे की एक वजह हो? राखी जी, मेरा अपना विचार है। हेलो, हाँ बोलिए। सुन पा रही है मुझे? बोलिए बोलिए। राखी जी, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, जातीय जनगणना आखिर ये सारे राजनीतिक दल क्यों कराना चाह रहे हैं? पहला सवाल। इसका मतलब है कि आपको अपने आम मतदाताओं पे विश्वास नहीं है, आप जातिगत राजनीति का खेल खेलना चाह रहे हैं, पहला। दूसरा, बीजेपी ने अपनाया कि कोई भी वोट पर जो नीतीश कुमार के कब्जे है, संतोष जी आवाज नहीं आ रही है आपकी? जी आवाज पहुंच रही है? हाँ अब आ रही है सर, काफी कम ऑडियो आ रहा था आपका, बोलिए। जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि जातिगत जनगणना का आधार इन सारे लोगों ने जो बनाया था, नीतीश कुमार जी जब तक भाजपा से अलग थे, भाजपा जातिगत जनगणना का विरोध कर रहा था। नीतीश जी ने, हेलो, हाँ बोलिए संतोष जी। हाँ, नीतीश जी ने जातीय जनगणना कराया, आखिर क्यों? मतलब सीधा था, मतलब सीधा। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से नहीं आ रही है, बीच बीच में आप शायद डिस्कनेक्ट भी हो रहे हैं। संतोष जी
जी जी जी हाँ प्लीज बोलिएगा थोड़ा सा जल्दी से सर। जी जी, मेरे कहने का मतलब है कि ये लोग जातिगत जनगणना के आधार पर अपनी राजनीति सर नहीं आ रही है आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ रही है, और मुझे लगता है एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा समय ऐसे ही निकल जाएगा। गौरव जी, मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपने सुना हो तो प्लीज उस पर अपनी बात रखिएगा। हाँ राखी जी, देखिए कमोबेश उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। अभी पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे थे, पूरी बात उनकी नहीं हो पाई। देखिए जातिगत जनगणना क्यों ये दल कराना चाह रहे थे, उसके पीछे की इनकी मंशा क्या थी, और जिस प्रकार से जो मोडस ऑपरेंडी थी जातिगत जनगणना की, वो छुपा हुआ नहीं, वो सामने आ गया। किस तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत करना था और किसको ज्यादा दिखाना था, किसको कम दिखाना था। और वहीं अभी अभी हमारे एक प्रवक्ता महोदय ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा इतने परसेंट नहीं, इतने परसेंट, सारे कानून को ध्वस्त करके उसके सीमा को कहां तक बढ़ाया जाए, और उसको लेकर एक जन विद्रोह, जातिगत विद्रोह समाज के अंदर खड़ा किया जाए। क्योंकि जहां जिसका जो चीज खोया रहता है वहीं वो खोजने का प्रयास करता है। जातिगत राजनीति से बुरी तरह ग्रस्त राजद जैसी पार्टी या फिर उत्तर प्रदेश में सपा जैसी पार्टी निश्चित रूप से उसी में अपने लिए संभावनाएं तलाशेंगे, और इसी वजह से बिहार को फिर उसी अग्नि में झोंका जाए, उसको बचाने का काम एनडीए ने किया है। और जनता ने बिल्कुल इनके मुद्दे को स्वीकार करने, तिनके से भी छूने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अब किसी भी प्रकार के जातीय विद्रोह, जन विद्रोह में जनता विश्वास नहीं करती, वो विकास में विश्वास करती है। और केंद्र की सारी योजनाओं को जिस तरीके से बिहार में रोका गया पिछले दिनों, जनता को उसका लाभ नहीं मिला, अब उसका लाभ मिलेगा। और जनता यही चाहती थी, जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है, सम्यक विकास चाहती है, सामूहिक विकास चाहती है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक जाति विशेष का विकास नहीं चाहती। और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि बात बहुत स्पष्ट और साफ है, उसी तरफ बढ़ रहा है। और दूसरा एक विषय जो सीट शेयरिंग की बात आपने की थी राखी जी, तो सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत विशाल पार्टी है और विचारों और सिद्धांतों पर चलती है। और जो हमारे छोटे दल हैं, स्वाभाविक है कि उनकी डिमांड, उनकी मांग कुछ ऐसी हो सकती है कि वो अपने सीमा से बाहर जाएं या अतिक्रमण करें। लेकिन आपने देखा होगा कभी भी सीट शेयरिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का विद्रोह नहीं रहा है। हर स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया है, चाहे वो 45 वाली पार्टी हो, उसको मुख्यमंत्री बनाया, जबकि 78 की संख्या उसी बिहार में रही है। या फिर महाराष्ट्र का उदाहरण ले लें, या फिर किसी अन्य राज्य का भी अगर उदाहरण ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी बड़े दिल के साथ छोटे दलों को स्वीकार करती है। और भारत मतलब गौरव जी, यदि जो आपके बाकी सहयोगी हैं, गौरव जी, जो बाकी सहयोगी होंगे उनको जितनी जरूरत पड़ेगी आप उनके लिए एग्री हैं, बीजेपी थोड़ा कम में भी काम चलाएगी, ऐसा कह रहे हैं आप? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने सभी सहयोगी दलों को सम्मानजनक तरीके से एकोमोडेट करेगी, उनको स्वीकार करेगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और जो ड्रामेबाजी इंडी तथा कथित इंडी अलायंस की चल रही थी, तमाम बैठकों में आप लोगों ने देखा, एक पोर्ट्रेट तैयार किया गया पूरे देश के सामने, और ढाक के तीन पात निकला सब कुछ। ऐसा कुछ भी एनडीए में नहीं होने वाला है राखी जी, बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में मैं कहना चाहता हूं। चलिए, यहाँ पे मुझे लगता है कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए, और क्योंकि रविंद्र जी ने तो बहुत अपनी जो स्ट्रेटेजी थी बहुत क्लियर ही कर दी, उन्होंने कहा हमें तो कोई नुकसान होना नहीं, हमारे तो 16 उम्मीदवार भी सामने आ गए। तो आरजेडी और कांग्रेस के लिए ये मैसेज है कि देखिए, वो बहुत खुल के इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, आप लोग हमेशा ये कहते आते थे कि एनडीए से भी कभी पूछ लिया जाए सीट शेयरिंग पे। उन्होंने एक राय दे दी है, एक बात बहुत साफ कर दी है कि हमारे यहाँ जिसको जितनी जहां जरूरत पड़ेगी वो ले ले, हम कम में गुजारा कर लेंगे, एक बड़प्पन दिखा के। जतिन जी कुछ कह रहे थे आप बीच में? मैं ये बोलना चाह रहा था राखी जी कि भाजपाइयों को जाति जनगणना से क्या दिक्कत है। धर्म और जाति की राजनीति तो शुरू से ये करते आते हैं। कांग्रेस का शुरू से ये मानना था कि जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी है। इसलिए इनको ये पता है कि भाजपा को ये पता है कि जिस दिन जाति जनगणना हो गई उस दिन इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। 40% से ऊपर ओबीसी की जाति है यहाँ पे भारत देश में। एक भी सिस्टम में ओबीसी का बता दीजिए कोई है इनके भाजपाइयों में? हमारे प्रधानमंत्री इतनी नफरत क्यों भाई जी ओबीसी से? वो भी अति पिछड़े समाज से आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी का नाता हर एक समाज से है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
बिहार के मुख्यमंत्री, ये सब किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, आप बताइए। तो जाति जनगणना में फिर क्या दिक्कत है आप लोगों को? कराइए ना, 140 करोड़ में से पता लगेगा कितनी जातियां किसमें हैं। आप खोजते रहिए, आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जनता देखिए जनादेश दे देगी 2024 में भी। अभी जवाब वैसे भी नहीं मिलेगा ना, गौरव जी जवाब देंगे ना इसका जवाब किसी को मिलेगा, क्योंकि इस वक्त पे जवाब दे दिया तो दूसरा कोई और खेला ना हो जाए, ये भी देखिए। तो निश्चित तौर पर ये जो खेला है, ये जो यू टर्न है, ये यू टर्न का जो गोला बन रहा है, ये किसके कहाँ ले जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज इस वक्त देश की पूरी सियासत टिक गई सर इस पे। तो राखी जी हमको 30 सेकंड सिर्फ दीजिए, चलिए बोल लीजिए, हाँ जल्दी से। लेकिन और कांग्रेस बात कर रही है, हाँ उन्हीं नीतीश कुमार जी के पूरे पार्टी को हड़पने का इन्होंने कुत्सित षड्यंत्र रचा था, उनके समाज के वोटों का, उनके जाति वोटों का। इसकी खुलासा क्यों नहीं करते, इस बात का खुलासा क्यों नहीं करते ये लोग? राखी जी, भाजपाइयों ने क्या बोला था कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं, पीठ पर छुपड़ा घोपने और इनके जो प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इन्होंने सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के लिए तो पागल करार कर दिया था कि उनको इलाज की जरूरत है, और आज वो कल डिनर टेबल पे उनके साथ एक साथ वो डिनर कर रहे हैं। तो ये जो झूठ का पहनावा है ना भाजपाइयों का। वो मुख्यमंत्री बने थे ही भाजपा के साथ मिलकर के, एनडीए के साथ ही मिलकर के बने थे। सम्राट चौधरी हाँ फिर साथ छोड़ के चले गए थे, फिर घूम के फिर आ गए। तो राहुल गांधी कह रहे यू टर्न ले लेते हैं, प्रेशर डाला जाता है। तो महीने से अब फिर से प्रेशर मत दीजिएगा कि फिर से कोई एक गोला बन जाए यू टर्न का। चलिए ठीक है, ठीक है, नीतीश जी उनको समझ चुके हैं। मैं बीच में रोकूंगी हमारे साथ इस चर्चा में। ठीक है जतिन जी प्लीज 1 मिनट। जतिन जी प्लीज 1 मिनट। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, और एक प्रतिक्रिया उनकी भी लूंगी। उससे पहले बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया संतोष जी आपकी, क्योंकि काफी देर से आप कनेक्ट तो थे लेकिन आपका ऑडियो ठीक से नहीं आ रहा था। बहुत संक्षेप में मुझे बताइए संतोष जी, बिहार की राजनीति पर अब कितना प्रभाव इसका पड़ेगा? जो कुछ भी ये पूरा खेला हुआ है, जो कुछ भी जातिगत समीकरण की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, ओवरऑल कंक्लूजन बहुत कम शब्दों में। देखिए राखी जी, मैं इन ये जानना चाहूंगा कि आखिर जातिगत जनगणना का आज आप आम मतदाता विश्वास नहीं कर रहे हैं। जातिगत जनगणना के आधार पर अपना तो आप विश्वास नहीं है, तभी तो संतोष जी सर मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ आपको। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है, शायद नेटवर्क इश्यू है या कुछ और है, क्योंकि समय भी जा रहा है और 2 बार ऐसा हुआ आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर बिल्कुल सॉरी, बट प्रॉपर मैं नहीं सुन पा रही हूँ और इसलिए मुझे आगे अब अगले मेहमान पर जाना पड़ेगा। आरपी श्रीवास्तव जी, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी और ले दे के बात यहाँ पर आ गई है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद देखिए बिहार में तो जो हुआ खेला हो गया, अब जातियों पर झमेला है। जातिगत समीकरण को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी का स्टैंड क्या होगा, वो खुलकर बोलने के लिए अभी कोई भी तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार से ये चीज शुरू हुई। बिहार से जब शुरू हुई थी तब की बात अलग थी, अब के समीकरण कुछ और कह रहे हैं। तो एक तो यहां पर वो फंस गए। कहीं ना कहीं लगता है कि क्या वाकई में भाजपा के लिए एक नीतीश जी जो हैं या जो जातिगत जनगणना है, ये कहीं ना कहीं एक गले की फांस बनेगा आने वाले समय में, इस इलेक्शन के पहले भी, क्योंकि फंस तो गए हैं। दूसरी चीज ये भी है, जिस तरह से सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, क्या वाकई में बीजेपी अपना जो एक जिस हिसाब से काम करती है, जिस स्ट्रैटेजी पे काम करती है, वहां पर एक अपनी ताकत बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की है। ये बात अलग है कि गठबंधन हुआ है तो डिप्टी सीएम उनका बनना था, लेकिन फिर भी एक ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। आरजेडी के प्रति अभी भी नीतीश जी का रवैया बिल्कुल नरम है और आरजेडी मुस्कुरा कर कहती है, इस चर्चा में कह रही थी कि हो सकता, कोई भरोसा नहीं है कि वो वापस एक यू टर्न मार दे इस इलेक्शन के बाद। नहीं देखिए राखी जी, जहाँ तक जातीय समीकरण का सवाल है, बिहार में आज से नहीं पहले से भी जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव होते रहे हैं और पिछले भी अगर आप चुनाव को देखेंगे 2019 वाले में, तो उनके साथ जेडीयू थी और जिसकी वजह से उनको 39 सीट मिली, 39 सीटें मिली। सवाल है कि जाति और एक तरह से आप ये देखिएगा कि उस समय राजद को सीट नहीं मिली, तो जातीय समीकरण को तो कोई नकार नहीं सकता कि कहाँ है। अब ये इस बार किस तरह से नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने के बाद कितना फ़ायदा होगा तो 2024 के चुनाव में पता चलेगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जाति जनगणना का मुद्दा नीतीश कुमार ने उठाया था और वहाँ पर जाति जनगणना के लिए कोर्ट ने भी आदेश किया कि बिल्कुल करा सकते हैं और उसको लेकर के
या इंडिया गठबंधन जो है एक मुद्दा बना लिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। लगातार आप राहुल गांधी की यात्राओं में देख रही होंगी कि उसमें इस मुद्दे को उन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो ये एक मुद्दा है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल हो गए तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार क्या जातीय जनगणना का मुद्दा उठाएंगे? हमें लगता है कि नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठा था इंडिया गठबंधन से, जिसको लीड नीतीश कुमार कर रहे थे इस पूरे घटनाक्रम को, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश में 4 जातियां बता दिया, महिला, युवा, किसान, इस तरह से 4 जातियां बता। उन्होंने कहा कोई जाति नहीं। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी समस्या रहती, जब भी टिकट का बंटवारा होता है तो जाति समीकरण देखे जाते हैं, कहीं किसी स्टेट में सरकार बनानी होती तो भी समीकरण देखे जाते हैं, और बराबर इस मुद्दे को लेके चलते हैं। हमें लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक में एक जो मामला था मंडल वर्सेस कमंडल था, लेकिन अब जो है हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए के जो अभी तो 38 घटक दल थे, अब जो 39 हो गए, 39 हो गए, अभी पता नहीं चुनाव आते आते 1-2 और बढ़ जाएंगे, 40 भी हो सकते हैं, 42 भी हो सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार दल अपना वो बदलते रहते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह की जो घटनाक्रम है, क्या अगले चुनाव में जाति जनगणना मुद्दा होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक देश में माहौल है, एक धर्म का माहौल है, तो वो भी उनके साथ है। तो हमें कहीं न कहीं से ये लगता ज़रूर है कि अगर बिहार में जाति जनगणना का मुद्दा इंडिया गठबंधन उठाता है और उसको हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए, या हो सकता है कि जो पिछला चुनाव है वही रिपीट हो जाए। इन्होंने तो इस तरह की पूरी तैयारी कर लिया है इन राज्यों में जहाँ से इनको घाटा होना दिख रहा था, वहाँ पर नीतीश कुमार के जाने के बाद लगता है भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा जो है वहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो अब क्या होगा आने वाले समय में, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जाति जनगणना इस चुनाव का भी एक प्रमुख मुद्दा होगा, जिस तरह से राम मंदिर का एक मुद्दा और उसके बाद अन्य मुद्दा है, एक मुद्दा ये भी होगा जिसको इंडिया गठबंधन विपक्ष जो है सामने लेके आएगा चुनाव में। तो अब क्या आगे की रणनीति होगी इन दलों की और किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये देखना होगा। और रही बात ये कि कौन मानता है जाति को, कौन नहीं करता है, सब गिनाते हैं। अभी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी से हैं, तो भाई क्यों है? जब जाति ख़त्म कर दिए तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में कौन है? तो ये सब चीज़ों को कहने से बेहतर है कि जो चुनाव का एक विकास का एजेंडा लेके चल रही भारतीय जनता पार्टी, तो विकास के एजेंडे पर कायम रहे। और अन्य दलों का जहाँ तक है, अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जातीय पार्टी बता देते हैं, राजद को भी जातीय पार्टी के रूप में निरूपित कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या ये मुद्दा केवल इन्हीं दोनों दलों के लिए है? अन्य दल भी हैं जो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ते हैं, टिकट बांटते हैं, और उसके आधार पर जो है लोगों को एक तरह से परसेप्शन जाता है कि इस समाज में इतने संख्या इनकी ज़्यादा है, इसलिए इनको टिकट ऐसे लोगों को देना चाहिए। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी टिकट इस तरह से बांटा जाए कि जहाँ पर कोई जाति का मुद्दा ना हो, कोई धर्म का मुद्दा नहीं हो। तो फिलहाल अभी तो जो 2024 का चुनाव है, और ख़ास करके बिहार को लेकर के जो हमारा आज का मुद्दा है, बिहार में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है और चुनाव भी इसी फैक्टर पर होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल भी है कि अब इस 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसमें कितने समीकरण बदलेंगे। ये टास्क सभी के लिए है। यदि कोई ये कह दे कि हाँ आज गठबंधन में से एक कोई चेहरा चला गया या एक कोई दल चला गया है तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो नहीं। देखिए, मुद्दे अपनी जगह पे हैं, ये स्ट्रैटेजी बहुत अलग होती है, और राजनीतिक रूप से अनुभवी जब खेला कर जाते हैं वो कुछ और हो जाता है। लेकिन जिस मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी अब भी कह रही है कि हम हैं, आरजेडी कह रही है हम हैं, कांग्रेस है ही, अभी टीएमसी भी है, बाकी लोग भी, भले उन्होंने अपनी एक एक बात को अलग रखा है कि वो अपने अपने सीट्स को लेकर बिल्कुल अटल हैं कि हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये वो वक्त है, जतिन जी और संजय जी, आपसे भी मैं कहूंगी, क्योंकि गठबंधन के जो लोग हमारे साथ इस चर्चा में अभी हैं, मैं उन लोगों के लिए कहूंगी कि निश्चित तौर पर देखिए इस चीज को थोड़ा सा हटाकर, देखिए एक गौरव जी ने बात बोली कि हम तो जो हमारे सहयोगी चाहेंगे हम उनके लिए कर जाएंगे। तो ये जो महागठबंधन से चीजें आ रही है ना कि हम अड़ गए हैं, कि ममता जी अलग चल गई हैं, आम आदमी पार्टी अलग कह रही है, कांग्रेस, इस चीज को थोड़ा सा समझना होगा यदि टक्कर देनी है तो, जितना इस पूरी चर्चा को मैं समझ पाई हूँ। हाँ, कुछ कह रहे संजय जी, थोड़ा जल्दी से, क्योंकि समय भी हो गया। कि 2024 चुनाव में अगर इंडिया महागठबंधन के सभी दल, सभी सहयोगी त्याग की भावना से आगे बढ़ेंगे, हाँ, तो निश्चित रूप से मोदी जी की सरकार को हटाया जा सकता है।
त्याग सभी दलों को करना पड़ेगा, हारने से नुकसान होगा। नंबर 1। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, इंडिया महागठबंधन के नेता भाजपा की रणनीति के काट के लिए हिंदुत्व के एजेंडे को सिर्फ भाजपा का एजेंडा न बनने दे। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव है इंडिया महागठबंधन के सभी दल के नेताओं के। जिस रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है 22 जनवरी को, मेरा इंडिया महागठबंधन के तमाम सहयोगी दल के नेताओं से आग्रह है कि ये लोग भी किसी एक तिथि को निश्चित रूप से मान करके रामलला का दर्शन कर ले, ताकि भाजपा को यह कहने का मौका ना मिले कि इंडिया महागठबंधन के लोग हिंदुत्व विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। नंबर 3 में आता हूं। सर आप पहले ही कर लेते, पहले इस चीज को लेके चले जाते सब लोग, आप लोग तो आज ये बात ही नहीं होती। अब सुझाव देने से क्या फायदा? अब तो ये हो जाएगा कि इलेक्शन आ रहा है, फंस गए हैं तो रामलला के चरणों में जा रहे, पहले ही चले जाते। आप समझा लेते राहुल गांधी को, आप मना लेते। राखी जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज भी मैं महागठबंधन के तमाम नेताओं से आग्रह करता हूं कि वो भाजपा को अकेले हिंदुत्व के पीछ पर बैटिंग ना करने दे। भाजपा जातीय समीकरण की भी राजनीति करती है। सर अब तो वो बैटिंग भी हो गई और छक्के भी पड़ गए हैं, और अब तो जो है मुद्दे हैं और बाकी चीजें हैं। राखी जी हमारे पास अभी भी वक्त है। ठीक है सर, बिल्कुल जाइए। नहीं आप बिल्कुल चाहते हैं कि गठबंधन के लोग दर्शन करने जाएं, बिल्कुल जाइए, लेकिन राजनीतिक रूप से अब इसको मत ले जाइए। जब इनविटेशन था तब कोई गया नहीं। ठीक है, चलिए संजय जी। राजनीति में एक गलत फैसले से सरकार बदल जाती है और एक सही फैसले से सरकार बन जाती है। जैसे कांग्रेस गई थी। तो हमारा राहुल गांधी से भी आग्रह है कि वो जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वो न्याय यात्रा को चुनाव आयोग के कार्यालय तक ले जाएं और कहें कि ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, इस देश की जनता के मन में जो संदेह है बैलेट पेपर के प्रति, और तमाम जो विकसित राष्ट्र हैं जिसने बैलेट ये भी एक मुद्दे की तरह है मुझे लगता है गठबंधन के, एक जैसे जातिगत जनगणना है, ये भी एक बड़ा मुद्दे की तरह है। जी। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, मैं समझ रही हूँ सर, और मुझे लगता है ठीक है, इस चीज को आप ही लोग आगे लेकर आएंगे। अब बीजेपी है तो उनको कैसे करना है वो समझेंगे, समय भी हो गया है। और आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, बिहार में जो खेला हुआ जातियों पर झमेला वो तो है ही और होना भी था, क्योंकि एक तरफ मांगे होना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। जहां पे कह दिया है, क्योंकि जब इंप्लीमेंट कराया गया था, अब जिसने कराया वो बीजेपी के हो गए हैं, तो क्या होगा? जो फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, जो यू टर्न की एक ठप्पा लगाया गया नीतीश जी पे, क्या वाकई में जो नरमी है आरजेडी के प्रति अभी भी, क्या वो यू टर्न फिर से हो जाएगा 24 के बाद? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। वो बिहार की राजनीति कुछ दे या ना दे, इस समय एक रोमांच जो दिखा रही ना पूरे देश में, वो वाकई बड़ा दिलचस्प सा दिखता है। आप देखिए 2024 में कितने समीकरण बदलते हैं। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।